देखिए शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग धर्म के ठेकेदार ऐसे सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों की मलाई खाते हैं और ये बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी जाइए, डुबकी लगाइए, मोक्ष को प्राप्त हो जाइए और हमारे शंकराचार्य जी आपको मोक्ष की प्राप्ति जल्दी दिला देंगे। आप जाइए उनसे मिलकर तो आइए एक बार। कुंभ के अंदर कुव्यवस्था है, योगी सरकार की नाकामी है, मोदी सरकार की नाकामी है। जब ये खुद जाते हैं तो ये मीडिया वाले दिखाते हैं जाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अब जब दोबारा जाम लग गया तो कोई मीडिया वहां पर नहीं पहुंचेगा। तो मोदी जी ने पूरे सिस्टम को खरीद के रखा हुआ है, पूरे सिस्टम में पैसे लगा रखे हैं, तो इसलिए कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलता। इसलिए चुनावों को जीतने का एक यही मतलब है। उनके नेता परवेश उर्मे ने कितने पैसे बांटे जिसको आज सीएम बना रहे दिल्ली का, तो मुझे लगता है कि ऐसा सीएम नहीं होना चाहिए जो पैसे बांटकर वोट ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज गई हैं। देखिए द्रौपदी मुर्मू को ये अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुला लेते तो अच्छा रहता। महाकुंभ के अंदर इन्होंने बुला लिया, अच्छा किया। तो ये अपमान करते हैं अपने राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति हैं वो, तो उनको कास्टिज्म से तोलना नहीं चाहिए। अगर मोदी जी इतना मानते, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा राम जी की इतनी मानते, तो उसमें द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट करते, जरूर बुलाते। पुलिस कह रही है कि वापस चले जाइए, प्रयागराज की तरफ ना आए लोग। देखिए पुलिस इसलिए कह रही है, भगदड़ मच चुकी है, पुलिस अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि लोगों को वहां पर, क्योंकि कुव्यवस्था है, वहां नहीं जाना चाहिए। अगर व्यवस्थाएं अच्छी होती, सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा होता, तो वहां जाना बहुत सालों बाद लगा है, पवित्र चीज थी। लोगों की व्यवस्था करी है हमने। देखिए 100 करोड़ लोगों का आंकड़ा जैसे नरेंद्र मोदी जी बता देते ना, वैसे अगर जिन लोगों की मौतें हुई उनका आंकड़ा बता दिया होता तो जनता आज उनको वोट देकर क्या अपने सलाखों पर बिठा के रखती। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने महाकुंभ में जिन लोगों की मौतें हुई उन पर एक शब्द नहीं बोला और महाकुंभ में नहाते रहे, सिर्फ वोट लेने के लिए दिल्ली में। उनको तो मोक्ष प्राप्त हो गया ना जो मरे वहाँ पर। देखिए शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग धर्म के ठेकेदार ऐसे सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों की मलाई खाते हैं और ये बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी जाइए, डुबकी लगाइए, मोक्ष को प्राप्त हो जाइए और हमारे शंकराचार्य जी आपको मोक्ष की प्राप्ति जल्दी दिला देंगे। आप जाइए उनसे मिलकर तो आइए एक बार। बीजेपी कह रही है विपक्ष सनातन को बदनाम कर रहा, जग हसाई कर रहा। देखिए विपक्ष सनातन को संभाल कर रखा है, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी धर्म का मुद्दा उठाती है, राहुल गांधी जी उसको अवॉइड करते, उस पर बयानबाजी नहीं करते, उसको लाइमलाइट में नहीं लाते। वो बार बार यही कहते हैं कि आज संविधान खतरे में, वो संविधान की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। तो ये बीजेपी वाले एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे इस पूरे चुनावों में अरविंद केजरीवाल जी ने नैरेटिव सेट किया कि बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़े। उन्हें पता होना चाहिए पीएम की रेस में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। संविधान खतरे में कहां? देखिए संविधान खतरे में नहीं होता तो पैसे बांटने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर संविधान खतरे में नहीं है तो दिल्ली के अंदर आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए बोल सकते हैं जो महिला पर इतनी अभद्र टिप्पणी करता है। आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए जिन पर कार्रवाई हो रखी है, तो ये संविधान ही खतरे में है। मुझे लगता है कि एक नेता जो चुनाव लड़ता है उस पर दामन पर दाग नहीं होने चाहिए और संविधान भी यही कहता है कि एक नेता जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में धर्म की राजनीति हो रही है, इसीलिए संविधान खतरे में। हिंदू मुस्लिम की लहर दिल्ली में भी आ गई है क्या? देखिए हिंदू मुस्लिम की लहर दिल्ली में क्या आएगी, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कर रखा है इन लोगों ने, लेकिन धीरे धीरे ये लहर खत्म हो रही है, जनता समझ रही है। और आप देखिएगा कि लोकसभा में जिस तरीके से मोदी जी की छाती सिकुड़ गई, वैसे ही मुझे लगता है आने वाले चुनावों में भी नरेंद्र मोदी जी को समझ में आएगा कि जनता उन पर भरोसा नहीं करती और धर्म की राजनीति पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। कहाँ सिकुड़ रही है वो? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली लगातार तो जीत। देखिए लोकसभा में एक बार झटका लगा ना, आने वाले समय में स्टेट्स की जनता भी समझने का प्रयास करेगी कि कैसे इन लोगों ने धर्म की राजनीति कर करके लोगों को बांटा है और संविधान को खत्म किया है। जनता जब समझती है ना तो एक बार में सत्ता की कुर्सी से उठा भी देती है। तो नरेंद्र मोदी जी का भी अहंकार जल्दी टूटने वाला है। केजरीवाल जी का ओवर कॉन्फिडेंस था ये, जो जिस प्रकार उनको हार का सामना। देखिए बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्होंने सोचा कि मैं गठबंधन से क्या लड़ूंगा, मैं दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ता हूँ। उनसे हरियाणा के अंदर उनसे सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। वो हमेशा अपने हिसाब से चलना चाहते थे, अपने आप को ऊपर रखना चाहते थे। अरे सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, आप हमारे हिसाब से मत चलिए, लेकिन हमारी बातें तो सुनिए। तो बड़े बड़े नेता खुद भी चुनाव हार के बताइए। देखिए आप सोचिए कि टॉप लीडर्स जब हार गए तो पार्टी कहाँ तक सीमित रहेगी? पंजाब में क्या होगा? विधायकों का, इनके नेताओं का क्या होने वाला है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या ये जेल में जाएंगे या पार्टी बिखर करके फिर वापस जहाँ जहाँ से आई, कांग्रेस से कुछ लोग गए, कुछ लोग बीजेपी से गए, तो उनमें शामिल हो जाएंगे। और कहा भी था 15-15 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है उनके विधायकों को, आरोप भी था केजरीवाल जी का, तो शायद खरीद भी ले। अब केजरीवाल को हराने का श्रेय तो कांग्रेस को जाएगा ना? कांग्रेस देखिए बिल्कुल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ही हराया है अरविंद केजरीवाल को और हराना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता से जो झूठे वादे किए, जनता त्रस्त हो चुकी थी। और बदलाव तभी होता अगर इस बार अरविंद केजरीवाल नहीं हारते, तो कैसे पता लगता कि दिल्ली में जनता बदलाव के मूड में है। तो जनता बदलाव के मूड में, अगली बार फिर बदलाव होगा। करदमपुरी की, तो वहाँ पे मेरी मम्मी गई हुई थी, तो हम उस टाइम वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे भीड़ वगैरह हो रही थी और मतलब दूसरी साइड जो पुलिया के पार नारे वगैरह लग रहे थे। तो मतलब बीच में वो है शमशान घाट, उस पार नारे लग रहे थे। कपिल शर्मा के लोग और वो डीसीपी वहाँ के और कुछ और उनके साथ लड़के वगैरह थे, वो माइक वाइक ले रखा था हाथ में, उससे नारे लगा रहे थे कि मतलब घटना एकदम शुरू से लेकर के आखिर तक अब तक क्या कुछ हुआ, आपने क्या कुछ देखा था, शुरुआत कैसे हुई, दंगा किसने हुआ? ये शुरुआत की ही कहानी है।
तो मतलब उस टाइम पे जब मैं वहाँ गया तो पल्ली साइड जो शमशान घाट के उस साइड लगा एरिया है मेट्रो स्टेशन के नीचे, तो वहाँ वो लोग खड़े हुए थे। तो वहाँ से नारे वगैरह लगा रहे थे, माइक था उनके पास, और पुलिस बूथ का जो हॉर्न होता है उसमें वो भी था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें कह रहा हूँ ना, जो कपिल मिश्रा जी हैं, उनका जो रोल उजागर हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस के साथ जो उनकी जो पुलिस ने उनकी मदद की और पुलिस और वो साथ जो कार्रवाई कर रहे थे वो महत्वपूर्ण है। कपिल मिश्रा तो वही, उनके हाथ में बंदूक थी और साथ में कहते हैं वहाँ के जो डीसीपी हैं वो थे, और उनके हाथ में बाइक वगैरह था, और कुछ लड़के थे साथ में जिनके हाथ में भी गन वगैरह थी। कपिल मिश्रा जिस वक्त वहाँ पर थे, उनके साथ और कितने लोग थे? मैम वैसे तो भीड़ थी, अब मैं कितना हो गिनता हूँ वहाँ पर, लमसम आंकड़ा होंगे 50 से 60 लड़के थे काफ़ी, और साथ में पुलिस वाले थे कुछ, और डीसीपी थे वहाँ पे, और एसएचओ भी थे। तो प्रशासन को क्या पूरा सहयोग था उन्हें? हाँ, तो प्रशासन ने खुद ही, डीसीपी जो थे वहाँ के, जो कपिल मिश्रा ने जो बुलवाया था, जो डीसीपी थे उन्होंने ही बोला था कि पुलिस हमारे साथ है और आगे बढ़ के कर सकते हैं। इस लड़ाई को लड़ने में कभी ऐसा भी लगा कि नहीं, अब क्योंकि एक मामला कोर्ट गया और कई सारी दिक्कतें भी आई होंगी आपको? हाँ, बीच में बहुत प्रेशर आया था, जैसे कि मतलब उन्हें पता लगा कि मैंने कंप्लेंट करी है तो दबाव बनाया, और बार बार उठा के लेके जा रहे हैं, पूछताछ बयान वयान ये सब इसके लिए। बताओ हुआ पूरी थाने वाली बात भी बता दो। थाने में ले गए थे, मतलब जिस टाइम ले जाते थे थाने में उसी टाइम बिठा के, और मीडिया वगैरह अपने बुला के उनसे बुलवाते थे कि ये, मीडिया मतलब मेन स्ट्रीम? हाँ, वो बुला के अपना बाहर ज्योतिनगर थाने के, और जो अंदर बताते थे कि ये बोलना है, मतलब ये कहते थे कि तुम अपने पास से कुछ नहीं बोलना, वही बताते थे वहाँ पे, और यही बाहर बोलना है, और सामने खड़े होकर बुलवाते थे वो। पुलिस प्रशासन ने क्या आपके साथ हाथापाई भी की? मैम उस टाइम नहीं की, पर उस टाइम मारा था जिस टाइम लॉकअप में डाला था, लॉकअप में डालते टाइम भी मारा था मैं हॉस्पिटल से लाके। आप अकेले थे या आपके साथ और भी आपके? मेरे साथ 2 लोग थे, जिसमें से एक तो बच गया था, एक की अगले दिन डेट होगी, जिसका नाम फिजान है। हॉस्पिटल का भी पूछ लो क्या हुआ, डॉक्टर्स ने क्या किया? डॉक्टर की क्या जवाबदेही रही? जब हमें वहाँ से उठा के ले जा रहे थे वैन, उसमें जिप्सी में एसएचओ साहब आए थे, उन्होंने हमें जिप्सी में डलवाया, और उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे, वो हमें ले गए। फिर आगे रोकी जिप्सी, तो कुछ लड़के वगैरह खड़े थे, उस शीशे में गन लगा के हमको मतलब ये कह रहे थे कि हमको बाहर निकालो, गोली मारेंगे। तो फिर कोई बात जो दर्शकों को पता होनी चाहिए और नहीं मालूम? वहाँ से जैसे हम ले जा रहे थे ना, तो बाहर वो खड़ी थी, कहते हैं जिप्सी, जिप्सी के अंदर हम थे 5 लड़के, तो बाहर लड़के खड़े हुए थे, उनके हाथ में बंदूक थी, पुलिस वाले वहीं थे, एसएचओ भी खड़ा था, सबों के हाथ में बंदूक थी अलग अलग, और वो शीशे में लगा के गोली मारने को कह रहे थे। एसएचओ वहीं खड़ा हुआ देख रहा था, उनके हाथ में बंदूक है, और वो वहाँ उतर गया। उन्होंने किसी हमें पुलिस वालों के साथ जीप में डाल के हॉस्पिटल भेज दिया। फिर हमें वहाँ हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में हमें उस पर डाला, मतलब चेन पे, और अंदर ले गए। तो अंदर जाके डॉक्टरों ने ना पूछा ना कुछ कि मतलब क्या है, क्या लगवाना है, बस अपने पास से एप्लीकेशन बनाई, उस पर हमें तो होश नहीं था उस टाइम, क्योंकि हमारे सर्वर जो है छूटे पड़े थे, तो बेहोश थे, डंडी मारे थे, लाठी मारी थी। तो हमारा अंगूठा अपना स्टैम्प कराया उस पर, और अपना आप साइन करके ये लिख दिया कि मतलब ये टाके वगैरह नहीं लगवाना चाहते, और मतलब जैसे दवाई वगैरह लगाते कुछ भी नहीं लगाई, रुई रखी और पट्टी बांध के ऐसे अंदर बेड पर छोड़ दिया। फिर वहाँ से उठा के हमें लॉकअप में जाके, ठंड का टाइम था, फर्श पे लिटा दिया था तीनों को। घटना भी पूछ लो, ये कौन सी है, कौन सी घटना है ये मतलब जो जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था, ये बताइए। जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे वर्धनपुरी पे, तो जब कुछ भीड़ वगैरह थी ना, तो दंगे वगैरह हुए थे, तो उस टाइम हम वहीं थे, तो अम्मी को लेके आ रहे थे जब, तो वहाँ पे भीड़ में मैं गिरा, तो आगे ले गए हमको 5 में, जब मेरे को ले गए तो वहाँ 3-4 लोग पहले से ही थे, तो वहाँ में ले आके लगभग ये थे 15-16 पुलिस वाले, और उनके हाथ में डंडे थे, आंसू गैस की वो थी बंदूक और वगैरह गोली वगैरह। तो वही हम पे डंडे मार मार के पाइप के थे, और उससे लाठी मार मार के ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय गान गाओ और वंदे मातरम लगाओ, जय सिया राम के नारे लगाओ। और जिसमें से मेरे साथ एक लड़का था, उसको भी इसी तरह से मारा, उसकी टांग पर टांग रख के, मतलब हड्डी वगैरह पे राइफल की बट से पिछाली से उससे मार रहे थे, और ये कह रहे थे कि जय सिया राम लगाओ, और कहते हैं आज़ादी चाहिए तुम्हें, आज़ादी हम देंगे तुम्हें आज़ादी।